हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंडस्ट्री रिलेशन का लेक्चर नंबर सेकेंड कवर करने वाले हैं। इसमें हम ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, यानी व्यापार संघ। आखिर व्यापार संघ क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है और ये क्यों बनाया गया है, यानी व्यापार संघ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो व्यापार संघ क्यों बनाया गया है? नियोक्ताओं के शोषण से बचने के लिए। किसके लिए? नियोक्ताओं के शोषण से बचने के लिए। इसको लिखेंगे नियोक्ता के, यानी जो ऑनर होता है तो उसके शोषण से बचने के लिए, नियोक्ताओं के शोषण से बचने के लिए क्या बनाया गया है? श्रमिकों ने अपना एक व्यापार संघ या संगठन बनाना शुरुआत कर दी। और जब श्रमिकों ने संगठन बनाना शुरुआत कर दी और यही संगठन बाद में क्या है, व्यापार संघ का रूप धारण कर लेता है और व्यापार संघ बन जाता है। जब इसका क्या कर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है। अब देखिए, मोस्टली क्या होता है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? पंजीकरण। पंजीकरण की आवश्यकता वैसे तो नहीं होती है, लेकिन अगर कोई ज्यादा बड़ा समूह बन रहा है तो उसमें पंजीकरण की आवश्यकता होगी। एक अधिनियम आया था जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाना होगा, क्योंकि वैसे तो इस अधिनियम की कोई भी अभी क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है। इसका नाम है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। क्योंकि इसको अब बदल के किस में कर दिया गया है, अब औद्योगिक संबंध संहिता में ही इसके बारे में बता दिया गया है। यानी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को अब किस में समाहित कर दिया गया है, अब उसमें औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में समाहित कर दिया गया है। क्योंकि द इंडस्ट्रियल कोड एक्ट जो है उसमें किसमें, उन 2020 वाला जो कोड है उसमें संग्रहित कर दिया गया है इसको। अब मोस्टली इसमें कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे लॉ हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, या फिर इम्प्लीमेंट ना होकर उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में, तो पुराने नियमों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक दो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। अब देखिए, जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वाला जो एक्ट है वो क्या कहता है ट्रेड यूनियन के बारे में, यानी व्यापार संघ के बारे में, कि ट्रेड यूनियन को कानूनी और कारपोरेट दर्जा देता है। ट्रेड यूनियन को क्या देता है ये वाला अधिनियम? कानूनी और कारपोरेट दर्जा देता है। और यह न केवल श्रमिकों के संघ बल्कि नियोक्ताओं के संघों पर भी लागू होता है। यह केवल किस पर? श्रमिकों के संघ पर ही नहीं बल्कि नियोक्ताओं के संघों पर भी लागू होगा। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि केवल श्रमिक ही संघ बनाए, नियोक्ता भी अपना संघ बना सकते हैं, अपनी यूनियन बना सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड यूनियन बोलते हैं, व्यापार समूह या व्यापार संघ बोलते हैं। इसके बाद में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक अलग कोष के निर्माण का प्रावधान करता है ये। और यह ट्रेड यूनियन को कुछ अधिकार प्रदान करता है कि उनके दायित्व को स्पष्ट करता है। वैसे तो ट्रेड यूनियन के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ लाभ प्रदान करता है, जैसे कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन को एक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दी जाती है। रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य नहीं होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं अनिवार्य है, लेकिन जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसको कैसे मिलेगा? उसको कानूनी मान्यता मिलेगी। जिसका भी रजिस्ट्रेशन होगा उसको कानूनी मान्यता मिलती है। और इसके बाद में पदाधिकारी की सुरक्षा मिलती है। जो भी उसके ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, उनको सुरक्षा दी जाती है। तो ऐसी, अगर ट्रेड यूनियन का पंजीकृत नहीं है तो उनको कानूनी इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उनको नॉर्मल उसी व्यापार से रिलेटेड मान्यता मिलेगी, लेकिन कानूनी इकाई के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही जो ट्रेड यूनियन पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो उसको कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दी जाएगी। और इसके साथ में ही उसके जितने भी चेयरमैन होंगे, उसके जो मेंबर होंगे, उनको क्या है, उनको सुरक्षा मिलती है। ट्रेड यूनियन के बीच में एक समझौते की वैधता भी दी जाती है कि कोई भी समझौता करा सकते हैं वो लोग। धारा 21 कहती है कि कोई भी 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का ट्रेड यूनियन का सदस्य बन सकता है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में जो धारा 21 है, धारा 21 यानी सेक्शन 21, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी सदस्य जिसकी आयु कितनी हो चुकी हो, 15 वर्ष हो चुकी हो, वो क्या बन सकता है? ट्रेड यूनियन का सदस्य बन सकता है। अच्छा, चेयरमैन या अध्यक्ष बनने के लिए या लीडर बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु चाहिए। 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु चाहिए, तब वो क्या बन सकता है? इसका अध्यक्ष बन सकता है, ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिए, क्योंकि जो सेक्शन 21 है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, ये कहता है कि 15 वर्ष या 15 वर्ष की अधिक आयु चाहिए, तब
तब कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है ट्रेड यूनियन का। और 18 वर्ष से अधिक आयु चाहिए तब वो क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है ट्रेड यूनियन का। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, यदि आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी और भी अन्य सुविधाएं जैसे कि पीडीएफ नोट्स, टेस्ट और भी जैसे पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे और हाई क्वालिटी पीडीएफ नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। ये सभी आपको मिलेंगे। और इसकी जो क्लासेस हैं वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करिए, अभी ऑफर चल रहा है। और यह कोर्स मात्र आपको 349 रुपये में मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है EPFO100। वैसे 449 रुपए का है, लेकिन जैसे ही आप EPFO100 कूपन कोड यूज करेंगे तो यह कोर्स आपको कितने में मिल जाएगा, 349 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ पर ई कर लीजिए, EPFO100 कूपन कोड है, तो EPFO100 कूपन कोड का यूज करिए और यह कोर्स आपको 349 रुपए में मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कवरेज इस कोर्स के अंदर होगा। अगर अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो भी नंबर दिए गए इन पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके पता कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। अब अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझें तो ट्रेड यूनियन यानी क्या कहें, व्यापार संघ। ट्रेड यूनियन या कह सकते हैं हम क्या, व्यापार संघ। तो व्यापार संघ क्या है, इसको देखिए। तो व्यापार संघ में जो मिनिमम सदस्य होते हैं, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। किसी भी व्यापार संघ में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होनी चाहिए। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, 7 है। इसके बाद में योग्यता अगर की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर व्यापार संघ बनाना है यानी योग्यता क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए 10% या 100 लोग। जो भी कम होगा यानी 10% या 100 लोग, दोनों में से जो कम होगा वही क्या होगा, वो इसकी योग्यता रखेगा, व्यापार संघ बनाने की योग्यता रखेगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है, मान लीजिए 2 से 3 कंपनी हैं और 2 से 3 कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो अपना एक संघ बनाना चाहते हैं। जब वो अगर अपना संघ बनाएंगे तो उनके जितने भी मालिक होंगे, शेयर होल्डर होंगे, वो आपस में वोट करेंगे कि हाँ हमें ये संघ बनाना चाहिए। तो उसमें जो वोटिंग है वो 10% की होनी चाहिए। यानी मान लीजिए 10% की होनी चाहिए। जैसे 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग हैं, 1,000 में 10%, अगर 10% लोग इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि व्यापार संघ बनना चाहिए तो वो व्यापार संघ बन जाएगा। या तो 10% या मिनिमम 100 लोग। तो जो भी दोनों में से कम होगा, अब जैसे 1,000 का 10% तो 100 ही हो गया, तो दोनों बराबर है, तो दोनों को भी मान सकते हैं 10% या 100 लोग। अब सपोज करते हैं कि 2,000 लोगों का एक ग्रुप है, अब वो डिसाइड कर रहा है कि हमें व्यापार संघ बनाना है। तो इसमें क्या है, अगर 100 लोग रेडी हो गए तब भी व्यापार संघ बन जाएगा। यहाँ पर अगर 5% जो है, 5% रेडी हो गए तो व्यापार संघ बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, 10% वाला नहीं बल्कि 100 लोगों वाला नियम लगेगा। तो दोनों अलग अलग हैं, या तो 10% लोग रेडी हो जाए या तो 100 लोग। मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 लोगों की है, 100 लोगों की है। अगर ज्यादा लोगों की कंपनी है तो 100 लोग या फिर 10%, और 10% और 100 लोगों में से जो भी कम होगा तो वही माना जाएगा और उसके लिए क्या है, व्यापार संघ बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, व्यापार संघ में कुछ मेंबर होते हैं और कुछ अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन यानी व्यापार संघ। तो व्यापार संघ में क्या होंगे, कुछ मेंबर होंगे और कुछ क्या होंगे, अधिकारी होंगे यानी ऑफिस बेरर होंगे। कुछ मेंबर, इनको हम क्या कहेंगे, सदस्य कहेंगे, और कुछ ऑफिस बेरर, ऑफिस बेयरर यानी इनको हम कहेंगे पदाधिकारी या अधिकारी। तो ये क्या है, इनके लिए कोई ना कोई एज क्राइटेरिया दिया गया है। वो क्या दिया गया है, सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए, 15 वर्ष चाहिए, यानी 15 ईयर्स ओल्ड एज चाहिए, 15 वर्ष या फिर इससे अधिक, 15 ईयर्स और मोर, 15 साल जो एज है वो कितनी चाहिए मेंबर बनने के लिए, 15 वर्ष या अधिक। इसके बाद में अधिकारी बनने के लिए एज क्या चाहिए, एज 18 वर्ष या अधिक, मतलब 18 वर्ष की हो या 18 वर्ष से अधिक एज हो। तो इसके लिए क्या है, व्यापार संघ में अधिकारी बन सकते हैं और सदस्य बन सकते हैं उनकी एज के लिए। इसके बाद में जब इनका इलेक्शन होगा
जब सदस्य या अधिकारियों का इलेक्शन होगा, ऐसी इलेक्शन की स्थिति में इनको क्या है, अधिकारियों का और सदस्य का जब इलेक्शन होगा, ऑन टाइम ऑफ इलेक्शन, ऑन टाइम इलेक्शन, तो इनके लिए क्या होगा, इलेक्शन के समय में अधिकतम 3 साल के लिए ही इनको नियुक्त किया जाएगा। कितने वर्ष के लिए, अधिकतम, अधिकतम याद रखना, मैक्सिमम यहाँ पे बताया गया है, मतलब 3 साल से कम होगा लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। अधिकतम 3 साल के लिए ही, 3 साल के लिए ही इनको नियुक्त किया जाएगा। किनको, सदस्यों को और अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद में वापस से इनका इलेक्शन हो सकता है। तो ये क्या है, ये क्राइटेरिया है जो ट्रेड यूनियन बनने के, सदस्य बनने के और अधिकारी बनने के लिए होता है। अब इनका जो पंजीकरण तरीका है वो क्या होता है, पंजीकरण तरीका होता है कि ट्रेड यूनियन के कोई भी 7 सदस्य या 7 से ज्यादा सदस्य ट्रेड यूनियनों के नियमों और उसके अनुपालन के लिए अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पंजीकरण का तरीका क्या है कि कोई भी 7 या इससे अधिक सदस्य ट्रेड यूनियन के नियमों और उसके अनुपालन के लिए अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। मतलब जो सदस्य संख्या चाहिए मिनिमम, वो कितनी चाहिए, वो 7 चाहिए, 7 संख्या चाहिए सदस्य संख्या व्यापार संघ के लिए। इसके बाद में, हालांकि कामगारों को कोई भी ट्रेड यूनियन अब तक पंजीकृत नहीं किया गया है, जब तक उसमें कम से कम 10% या 100 कामगार जो भी कम हो इनमें शामिल ना हो, तब तक कोई भी ट्रेड यूनियन पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। ट्रेड यूनियन तो वैसे भी बन सकता है जब मिनिमम 7 सदस्य हों, लेकिन अगर पंजीकरण के लिए तभी होगा जब उसमें 10% या 100 दोनों में से जो भी कम होगा। तो जब तक इतने सदस्य या मेंबर मिलाकर नहीं होंगे तब तक उस ट्रेड यूनियन का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के एग्जाम में, क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत विनियम विनियम बनाने का अधिकार है, मतलब जो रेगुलेशन करने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है, वो किसके पास है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास है। क्यों, ऐसा क्यों है, देखिए व्यापार जो है वो किस सूची में आता है, संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। देखिए संविधान में, हम पहले छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं। कितनी अनुसूचियां दी गई, 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें एक अनुसूची है 7 नंबर की, जिसमें हमें सूची के बारे में बताया गया है, यानी लिस्ट के बारे में बताया गया। और लिस्ट कितने टाइप की होती हैं, लिस्ट 3 टाइप की होती हैं। एक तो होती है सेंट्रल लिस्ट यानी केंद्र सूची, एक होती है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। सेंट्रल यानी केंद्र हो जाएगा यहाँ पर, केंद्र, राज्य और समवर्ती, समवर्ती। अब देखिए यहाँ पर जो केंद्र सूची है, इसमें जो कानून बनाएगा, इसमें जो भी विषय दिए गए होंगे उसके लिए जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय दिए गए होंगे इसमें जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। लेकिन जो कंकरेंट सूची है यानी समवर्ती सूची है, इसके अंतर्गत जो भी विषय दिए गए होंगे उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, उन विषयों पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग मिलकर बनाएंगे। क्योंकि इसमें ऐसे विषय दिए गए हैं जिनके अधिकार दोनों के पास हैं, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, दोनों लोगों के पास इनके अधिकार हैं। तो व्यापार जो है वो किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। व्यापार जो है वो किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो इसके लिए जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य के पास है और प्लस केंद्र के पास है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के पास है इसके लिए कानून बनाने का अधिकार। लेकिन एक चीज याद रखना कि मोस्टली क्या होगा, कोई भी कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि 49% जो शेयर होता है वो किसके पास होता है, प्राइवेट होता है, और जो 51% शेयर होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट होता है। और ऐसी स्थिति में जहां पर लिमिटेड कंपनी है, 51% जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है और 49% शेयर प्राइवेट यानी निजी हाथों में है। तो ऐसी स्थिति में जो इस पर कानून बनाएगा, इस पर जो रेगुलेशन करेगा वो किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सूची का होगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसमें लिमिटेड कंपनी नहीं है और वो जिस राज्य में कंपनी स्थित है, तो उसके लिए कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? राज्य राज्य कानून बनाएगा, यानी राज्य सरकार जो है वो कानून बनाएगी। और तो हमेशा यही होता है कि जो लिमिटेड कंपनी होती है उसके लिए जो कानून बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। बाकी अदर कंपनी में जिस राज्य में जो कंपनी स्थित है उस राज्य की राज्य सरकार ही उसके लिए कानून बनाएगी। एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2020 में, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए। अब उसमें ऑप्शन दिया गया था 7, 10, 12 या 15, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? 7 लोग होने चाहिए। मिनिमम जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 7 मेंबर होनी चाहिए। इसके बाद में अगर प्रॉपर पंजीकरण यानी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके लिए 10% या 100 लोग होने चाहिए मिनिमम। 100 लोग होने चाहिए। तो ये क्या है? एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब इसको कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। इस वाले यूनियन को कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। लेकिन जहां पर 7 मेंबर होंगे वो रजिस्ट्रेशन तो उसका हो जाएगा, लेकिन किस स्तर पर? केवल कंपनी के स्तर पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो न्यूनतम मेंबर कितने चाहिए? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी चाहिए? तो 7 संख्या चाहिए होती है, 7 मेंबर चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन के काम क्या होते हैं। ट्रेड यूनियन के काम क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। ट्रेड यूनियन के फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के काम क्या होंगे? देखिए, ट्रेड यूनियन जो है वो क्या करेगा? वो तो एक तो क्या, श्रमिकों के, अगर वो श्रमिकों की ट्रेड यूनियन है तो वो श्रमिकों के हितों के बारे में बात करेगा। श्रमिकों के हितों के बारे में बात करेगा। और क्या करेगा? श्रमिकों के हित कैसे होंगे, कौन कौन से हित होंगे? तो वो चीज देखिएगा, श्रमिकों के हित कौन कौन से होंगे। एक तो वेतन से संबंधित, भत्ता, स्वास्थ्य, अच्छा कार्यस्थल, बोनस, सामाजिक सुरक्षा, ये सब क्या है? ये सब श्रमिकों के हित के लिए बात होती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो कौन करेगा? ट्रेड यूनियन उसके लिए काम आगे करेगा। ट्रेड यूनियन का काम होगा कि श्रमिकों के हितों के बारे में बात करना, श्रमिकों के मुद्दों को उठाना और विवाद को सुलझाना। यदि कोई विवाद आ रहा है, विवाद की स्थिति आ रही है, तो विवाद की स्थिति को सुलझाना भी किसका काम होता है? ट्रेड यूनियन का काम होता है। विवाद की स्थिति को सुलझाना। और विवाद की स्थिति को जब सुलझाया जाता है तो वो किस तरीके से सुलझाया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सामूहिक वार्ता। सामूहिक वार्ता, या फिर हम कह सकते हैं सामूहिक सौदेबाजी। क्या बोलेंगे उसको? सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? जब दोनों पक्ष, नियोक्ता और कर्मचारी को कानून द्वारा वेतन, समय और रोजगार की कामकाजी परिस्थितियों के बारे में अच्छी नीयत से बातचीत करने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सामूहिक वार्ता होता है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार की वार्ता कही जाती है? सामूहिक वार्ता कही जाती है। जब एक कोई भी विवाद को लेकर, कोई भी मतभेद को लेकर, कोई भी कामकाज को लेकर, रोजगार को लेकर, वेतन को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर कोई भी अच्छी नीयत से बातचीत होती है तो उसे सामूहिक वार्ता कहते हैं। अगर अच्छी नीयत से बातचीत नहीं होगी तो क्या होगा? हड़ताल होगा। हड़ताल, जिसे हम स्ट्राइक बोलते हैं। या फिर क्या होगा? तालाबंदी होगा। तालाबंदी, जिसे हम क्या बोलेंगे? लॉकआउट बोलेंगे। और या फिर क्या होगा? छटनी होगी। छटनी, जिसे हम क्या बोलेंगे? रिट्रेचमेंट बोलेंगे। रिट्रेचमेंट। और क्या होगा? काम बंदी होगा। काम बंदी, इसे क्या बोलेंगे? ले ऑफ बोलेंगे। ले ऑफ। ये सभी स्थितियां देखने को मिलती हैं। घेराव भी देखने को मिलता है, धरना भी देखने को मिलता है।
ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। घेराव की स्थिति में क्या होता है, हड़ताल क्या होता है, ये श्रमिकों के द्वारा की जाती है। तालाबंदी किसके द्वारा की जाती है, ये नियोक्ता के द्वारा की जाती है। छटनी किसके द्वारा की जाती है, नियोक्ता के द्वारा की जाती है। कामबंदी जो है वो दोनों के द्वारा की जा सकती है। कामबंदी स्पेशली होता है जब रिसोर्सेस की यानी संसाधनों की कमी हो जाती है, तब कामबंदी होती है। या फिर ऐसी कोई भी जब डिमांड नहीं हो रही है, और जब किसी चीज की डिमांड नहीं हो रही तो उसका प्रोडक्शन भी नहीं करना है, तो जब प्रोडक्शन नहीं करना है तो काम बंद ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, काम बंदी होती है। घेराव क्या होता है, जब श्रमिक अपनी बात को मनवाने के लिए मालिकों को यानी नियोक्ताओं को उनके ऑफिस के बाहर, उनकी गाड़ियों में, जगह जगह पर घेर कर खड़े हो जाते हैं, घेर लेते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने देते। ऐसी स्थिति को घेराव कहते हैं। धरना क्या होता है, जब कर्मचारी अपने ही कार्यस्थल पर, जैसे मान लीजिए जहां पर वो कार्य कर रहे हैं वहीं पर काम को ना करके वहीं पर बैठ जाएं और काम ना करें, तो ऐसी स्थिति को धरना बोलते हैं। धरना और हड़ताल में काफी अंतर है, क्योंकि हड़ताल जो है वो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन धरना स्पेशली वहीं पर होगा जहां पर उनका कार्यस्थल होगा। तो इसी इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए सामूहिक वार्ता का उपयोग किया जाता है, सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग किया जाता है कि आपस में बातचीत करके मामला को सुलझाया जा सके। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, सामूहिक वार्ता बोलते हैं। अब जो सामूहिक वार्ता होती है, इसके क्या क्या है, सामूहिक वार्ता, यहाँ पर हम किसके बारे में बात करें, फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। सामूहिक वार्ता के बारे में बता दिया, तो और दूसरा फंक्शन क्या है, तो और दूसरा फंक्शन है संगठन बनाना। ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है, संगठन बनाना। हर एक चीज को लेकर वो संगठित रहेंगे, संगठन बनाएंगे। सोसाइटी में भी इनका योगदान रहता है काफी ज्यादा, तो इसको भी लिख लेंगे, सोसाइटी में योगदान देना, सोसाइटी में योगदान देना। और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनको क्या करता है, ये परफॉर्म करते रहते हैं और सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं। इतनी चीजें ये लोग करते हैं। इसके बाद में अब देखिए गतिरोध, एक शब्द आता है गतिरोध। गतिरोध क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। गतिरोध, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पास। गतिरोध, गतिरोध क्या होता है, जब दोनों पक्षों को आगे बढ़ने में परेशानी हो, जैसे कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ अलग अलग मांग करना, तो ऐसे में क्या होगी, तो ऐसे स्थिति में दोनों पक्षों को आगे बढ़ने में परेशानी होगी। गतिरोध को तीसरे पक्ष से ही हमेशा सुलझाया जा सकता है, मतलब आपस में दो पक्ष मिलकर उस चीज को नहीं सुलझा सकते हैं। या फिर जब ऐसी स्थिति आ जाती है जब दोनों पक्ष मिलकर किसी बात को आपस में नहीं सुलझा सकते हैं, तो उसकी स्थिति में क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल, एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। उसमें क्या हुआ था कि जो जितने भी श्रमिक थे वो अपने डिमांड कर रहे थे वेतन को बढ़ाने की, बोनस को बढ़ाने की, और जो ऑनर थे वो कह रहे थे कि हम वेतन इतना देंगे। जैसे कि क्या है एग्जाम्पल, इसको पूरा बताते हैं कहानी के तरीके से। देखिए जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसमें क्या हुआ था, ऑनर और जो वर्कमैन थे, या फिर हम कह लीजिए लेबर थे, वर्कमैन या लेबर कह सकते हैं, लेबर, इनके बीच में आपस में एक गतिरोध उत्पन्न हो गया था, तो इसीलिए वहां पर हड़ताल हुई थी। अब गतिरोध क्या उत्पन्न हुआ था, ऑनर कह रहा था कि हम आपको केवल 20% का कमीशन देंगे, जबकि लेबर की मांग थी कि हम 50% वेतन जो है बोनस लेंगे, और ऑनर कह रहा था कि हम 20% बोनस लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इन लोगों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गया, ना ही तो काम आगे बढ़ रहा था, और ये लोग क्या, जो लेबर लोग थे वो स्ट्राइक पर थे। फिर इसके बाद में वहां पर महात्मा गांधी जी पहुंचे, और महात्मा गांधी जी यानी तीसरे पक्ष के रूप में वहां पर पहुंचे, और वहां पर क्या है, इस गतिरोध को खत्म किया। कैसे खत्म किया, लेबर लोगों से बात की कि आप लोग 15% कम हो जाइए, और मालिक से बात की कि आप लोग 15% आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर मामला जो सुलझा था वो कैसे, 35% पर आकर मामला सुलझ गया था। तो 15% लेबर कम हुए, 15% मालिक आगे बढ़े। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, इम्पास से बचा जाता है, और इसी को जो गतिरोध होता है वो हमेशा तीसरे पक्ष के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, क्योंकि आपस में ये लोग अपनी डिमांड रखते रहते और कभी भी काम आगे नहीं बढ़ पाता, और ये लोग स्ट्राइक पर बने रहते। ऑनर का भी नुकसान है और लेबर का भी यहाँ पर नुकसान होगा। लेबर का कैसे नुकसान होगा, क्योंकि लेबर जब काम नहीं करेगा तो इनको सैलरी नहीं मिलेगी, और जब सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। और जब ऑनर का कैसे नुकसान होगा, ऑनर का जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो कहाँ से इतनी सेलिंग कर पाएगा, जिस चीज का भी प्रोडक्शन हो रहा होगा तो वो सेलिंग कैसे कर पाएगा, और सेलिंग नहीं कर पाएगा तो वो भी क्या है, उसका भी नुकसान होगा। तो दोनों का ही नुकसान होता है ऐसी स्थिति में।
तो इसी स्थिति को बचने के लिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमेशा तीसरे पक्ष का ही सहारा लिया जाता है, जिससे कि वो चीज सुलझ सके। तो ऐसी स्थिति जब आती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, गतिरोध बोलते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे, सामूहिक वार्ता। इसको थोड़ा सा माइंड मैप के तरीके से समझेंगे। सामूहिक वार्ता यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जो सामूहिक वार्ता है वो किसके कौन कौन कर सकता है, किसके किसके बीच में होती है, ट्रेड यूनियन और ऑनर के बीच में होती है। ट्रेड यूनियन और ऑनर के बीच में होती है। ट्रेड यूनियन किसकी तरफ से वार्ता करता है, श्रमिकों की तरफ से यानी लेबर की तरफ से करता है, और ऑनर तो अपने लिए ही करेगा। अगर ऐसी स्थिति में, इनकी स्थिति में, अगर मान लीजिए ट्रेड यूनियन और ऑनर जब आपस में वार्ता कर रहे हो, और वार्ता करने की स्थिति में क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों लोग अपनी डिमांड को सामने रख रहे हैं और कोई भी किसी की भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जब ऐसी स्थिति में, सामूहिक वार्ता की स्थिति में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो जो ये मामला सुलझेगा वो कैसे सुलझेगा, तीसरे पक्ष की मदद से सुलझेगा। कैसे सुलझेगा, तीसरे पक्ष की मदद लेनी पड़ेगी। तीसरे पक्ष की जो है वो मदद लेनी पड़ेगी। और जब यह तीसरे पक्ष की मदद लेनी पड़ेगी तो यह सुलह करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तब क्या करता है, जब तीसरा पक्ष भी सुलह करने में सक्षम ना हो पाए, यानी तीसरा पक्ष जो है, तीसरा पक्ष अगर सुलह नहीं कर पा रहा है, नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में जो लेबर है वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करेंगे, या फिर जो ऑनर है वो क्या करेगा, ऑनर लॉकआउट करेगा, या इसे हम कह सकते हैं तालाबंदी करेगा। स्ट्राइक मतलब हड़ताल और लॉकआउट मतलब तालाबंदी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, लेबर स्ट्राइक करेंगे और ऑनर क्या करेगा, लॉकआउट कर सकता है। तो लेबर क्या है, ट्रेड यूनियन, यानी लेबर यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको ट्रेड यूनियन भी लिखा मिलेगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन ही अब मेन हो गया है। तो ट्रेड यूनियन लेबर की तरफ से ही स्ट्राइक करेगा। और स्ट्राइक के क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन सी स्ट्राइक वैध है, कौन सी अवैध है, और कब कब स्ट्राइक लागू की जा सकती, कब कब स्ट्राइक कर सकते हैं, इन सभी चीजों को हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम संशोधन अधिनियम 2010 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के बारे में पढ़ेंगे। तब इनके बारे में डिटेल से आपको सारी चीजें बताएंगे। अभी सिर्फ आप इतना जानिए, ट्रेड यूनियन के कितने टाइप होते हैं, यानी ट्रेड यूनियन कितने प्रकार की हो सकती है। ट्रेड यूनियन के टाइप्स क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के कितने प्रकार होते हैं, वैसे तो ट्रेड यूनियन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर हम 4 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा, एक तो है क्राफ्ट यूनियन। पहला क्या है, क्राफ्ट यूनियन। क्राफ्ट यूनियन। दूसरा क्या है, औद्योगिक यूनियन। औद्योगिक संघ भी कह सकते हैं, औद्योगिक संघ। यूनियन का मतलब क्या है, संघ। तीसरा कौन सा है, सामान्य संघ, जनरल यूनियन। चौथा क्षेत्रीय संघ, क्षेत्रीय संघ। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। क्राफ्ट यूनियन किसे कहते हैं, जो ऐसा संघ जो किसी विशेष क्राफ्ट से संबंधित हो। किससे संबंधित हो, विशेष क्राफ्ट से संबंधित हो। मतलब क्या है, काम जो है उनका वो एक समान हो, एक जैसा ही काम हो। और क्राफ्ट यूनियन को शिल्प संघ के नाम से भी जानते हैं। किस संघ के नाम से जानते हैं, शिल्प संघ के नाम से। तो क्राफ्ट यूनियन वो यूनियन होता है जो किसी विशेष शिल्प से संबंधित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट यूनियन बोलते हैं। औद्योगिक संघ किसे बोलते हैं, जब एक संघ विशेष उद्योग से संबंधित हो, किसी भी पर्टिकुलर यानी एक स्पेशल इंडस्ट्री से संबंधित हो, उसे हम बोलते हैं औद्योगिक संघ बोलते हैं। सामान्य संघ किसे बोलते हैं, जब एक संघ जिसमें उनके उद्योग के बावजूद भी सदस्य शामिल हों। ऐसा संघ जिसमें उसके उद्योग के बावजूद भी अन्य सदस्य शामिल हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य संघ। मतलब ये सामान्य है, इसमें तो कोई भी आ सकता है।
क्षेत्रीय संघ किसे किसे बोलते हैं? जो एक विशेष क्षेत्र से संबंधित हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय संघ बोलते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति हुए हैं रॉबर्ट हॉक्सी। रॉबर्ट हॉक्सी ने ट्रेड यूनियन को क्लासिफाइड किया है, पांच वर्गों में क्लासिफाई किया है। वो कौन कौन से पांच वर्ग हैं उनको भी देख लेते हैं। नाम क्या है इनका? रॉबर्ट हॉक्सी। इन्होंने किसको? ट्रेड यूनियन को क्लासिफाई किया है। किसमें क्लासिफाई किया है? पांच वर्गों में क्लासिफाई किया है। अब उन पांच वर्गों को देखते हैं। एक तो है व्यापार संघवाद। पहला कौन सा है? व्यापार संघवाद। दूसरा कौन सा है? दोस्ताना या उत्थान संघवाद। तीसरा कौन सा है? क्रांतिकारी संघवाद। चौथा कौन सा है? हिंसक संघवाद। पांचवा आश्रित संघवाद। तो रॉबर्ट हॉक्सी ने पांच वर्गों में व्यापार संघ को विभाजित किया है। व्यापार संघवाद, दोस्ताना या उत्थान संघवाद, क्रांतिकारी संघवाद और कौन सा है? हिंसक संघवाद। इसके बाद में आश्रित संघवाद। व्यापार संघवाद किसे कहते हैं? श्रमिक संगठन होता है जो, और इसमें वर्ग चेतना के बजाय व्यापार सचेत को महत्व दिया जाता है। यानी ऐसा श्रमिक संगठन है जिसमें वर्ग चेतना के बजाय किसको सचेत दिया जाएगा? सचेत को महत्व दिया जाएगा, व्यापार को महत्व दिया जाएगा। सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से ही उनके लक्ष्यों की उपलब्धि को भी बढ़ावा मिल जाता है। मतलब सामूहिक सौदेबाजी से ही ये अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर कर लेते हैं सामूहिक सौदेबाजी की मदद से। दोस्ताना या उत्थान संघवाद किसे बोलते हैं? जिसमें नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक जीवन को बढ़ाने और व्यक्तिगत गरिमा और उसके अवकाश और संस्कृति सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर को बनाने के लिए जो संघवाद बनाया जाता है और जो अपना योगदान का प्रोत्साहन करता है, तो ऐसे संघवाद को दोस्ताना या उत्थान संघवाद बोलते हैं। क्रांतिकारी संघवाद किसे बोलते हैं? यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो क्रांतिकारी, जिसका जैसा इसका नाम है, तो इसका जो सिद्धांत है वो क्रिया से में अत्यंत क्रांतिकारी, जो भी ये काम करेंगे उसमें क्रांतिकारी तरीके से काम करेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी संघवाद बोलते हैं। और यह व्यापार को कम महत्व देगा, मतलब व्यापार को समझेगा नहीं, क्योंकि इसे तो अपने क्रांति करने से मतलब है, इससे मतलब नहीं कि व्यापार में नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, और अपने हितों के बारे में सुरक्षा करनी होती है। हिंसक संघवाद, कोई भी पूर्व नियोजित विचारधारा उत्पन्न नहीं होती है इसमें, और इसमें क्या होता है? रिश्वत, जबरन वसूली, सुरक्षा की बिक्री और नियोक्ताओं के साथ एकाधिकार संयोजन के माध्यम से संचालित किया जाता है ये। आश्रित संघवाद, इसमें प्रकृति से पूर्णता परजीवी होता है ये, और इसका जो अस्तित्व होता है वो नियोक्ताओं के समर्थन के कारण होता है। जो आश्रित संघवाद होता है वो किसके लिए होता है? नियोक्ताओं के समर्थन के कारण। मतलब ये आश्रित होता है, किस पर आश्रित होता है? ऑनर पर आश्रित होता है, नियोक्ताओं पर डिपेंड रहता है, हमेशा ऑनर पर डिपेंड रहता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम कुछ ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, जो कौन कौन सी ट्रेड यूनियन है जिनका इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑफ कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा सोसाइटी। इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन सी ट्रेड यूनियन है जिनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है। इसके बाद में हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी औद्योगिक विवाद की ओर आगे बढ़ेंगे, और औद्योगिक विवाद में हम सबसे पहले तो इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और कौन कौन विवाद हो सकता है, कारण क्या क्या हो सकते हैं, और इसके अंतर्गत जैसे लॉकआउट, स्ट्राइक, तालाबंदी जो, और हड़ताल हो गया, घेराव हो गया, धरना हो गया, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। स्ट्राइक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसी कैसी स्ट्राइक हो सकती है, उन सभी स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे, और स्ट्राइक की क्या क्या प्रक्रिया होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और
कोर्स अभी तक जिसने नहीं लिया वो कोर्स को जरूर परचेज करें। बहुत ही अच्छा हिंदी माध्यम में कोर्स है। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी और टेस्ट पीडीएफ के साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और यह कोर्स मात्र आपको 349 रुपए में मिलेगा। ईपीएफओ 100 कूपन कोड को यूज करिए और यह कोर्स आप 349 रुपए में परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऐप की लिंक से ऐप इंस्टॉल करना होगा और पेड कोर्सेज में जाके पहले नंबर पर ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा, तो वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।